नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। 2008 से 2020 तक का हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो 2012-13 का हो चुका है। इसमें 2014, 2015 और 2015 में ही एक और एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, उसका भी हम भौतिक विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो समतल दर्पण की अगर न्यूनतम ऊंचाई की बात है तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। अब आगे के वर्षों में भी जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो याद रखना है कि समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधा होगा, तब जाकर के उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, समतल दर्पण के बारे में और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि इसका आईना में भी यूज होता है, यानी लुकिंग ग्लास जो होता है तो उसमें भी समतल दर्पण होता है। फिर परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप जो होता है उसमें भी समतल दर्पण का प्रयोग होता है। और कैलिडोस्कोप यानी बहुरूपदर्शी जो होता है उसमें भी समतल दर्पण का प्रयोग होता है। अच्छा, ये व्याख्या में वही लिखा हुआ है कि अगर कोई मतलब जो मैंने बताया वही है, यहाँ पर कोई विशेष ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, अगर समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तब व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। क्या था अवतल दर्पण के बारे में? अवतल दर्पण के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो डॉक्टर्स होते हैं आँख के, नाक के, कान के या दाँत के, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि दाढ़ी बनाने में जो मेल यूज करते हैं वो भी अवतल दर्पण का, और सोलर कुकर में, इसके अलावा हेड लाइट और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प 20 का सही आंसर है। और ये सेम क्वेश्चंस इसके एक साल पहले वाले में पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये है कि 2020 वाला तो एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अगर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। विकल्प 20 का सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में तो माध्यम होता नहीं है, तो इसलिए निर्वात में नहीं चल सकती है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। जबकि द्रव में चल सकती है, ठोस में चल सकती है, गैस में चल सकती है, बस निर्वात में नहीं चल सकती है। 68, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है, जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सोलर सेल होता है, यानी कि सौर सेल होता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। इसमें वही लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सौर सेल पैनल में अनेक सौर सेल विशेष स्थिति में व्यवस्थित होते हैं, जिससे विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त परिमाण में विद्युत, ये सब ऐसे ही उलझाने के लिए इतना भारी भरकम सब पे ध्यान नहीं देना है। बस इतना ध्यान देना है, जो सैटेलाइट ऊपर भेजा जाता है किसी भी एजेंसी के द्वारा, जैसे इसरो हो गया या नासा हो गया, तो वहाँ विद्युत की आवश्यकता होगी, तो वो सौर सेल से प्राप्त होता है, सूर्य की ऊर्जा से। ठीक है, तो 2014 का इतना ही प्रश्न था भौतिक विज्ञान का। अब 2015 का देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। और एस चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक थे, अमेरिकी भारतीय वैज्ञानिक थे। ये भारत में जन्म हुआ था, लेकिन इनको नागरिकता उस समय अमेरिका की थी, इसलिए भारतीय अमेरिकी खगोलविद बोलते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका पूरा नाम है, एस चंद्रशेखर। इन्होंने ही ब्लैक होल की जानकारी दी थी। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण बात है। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। तो अगर मन में प्रश्न आ रहा हो कि ब्लैक होल क्या होता है, तो ये इसका आंसर है कि ब्लैक होल क्या होता है, एक खगोलीय क्षेत्र होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि उसके खिंचाव से कुछ नहीं बच सकता है, प्रकाश भी नहीं बचता है। तो ये खगोलीय मतलब ब्लैक होल के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के लिए प्रसिद्ध, इस चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था जिसका क्या नाम है, चंद्रशेखर सीमा। तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया ये सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके सिद्धांत के अनुसार, किनके सिद्धांत के अनुसार? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सिद्धांत के अनुसार, और चंद्रशेखर सीमा नाम है इस सिद्धांत का। सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं, अंततः वे ब्लैक होल बन जाते हैं। और ब्लैक होल क्या होता है? एक खगोलीय क्षेत्र होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है, उसके खिंचाव में प्रकाश भी चला आता है।
तो लिखा ब्लैक होल बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो जाता है, मतलब कोई भी तारा, सूर्य भी एक तारा ही है, तो कोई भी तारा का अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो जाए तो वे अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाते हैं। इस योगदान के लिए इन्हें 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो बस 4 पॉइंट था। एक तो ये कि अगर कोई भी तारा का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 अधिक हो जाएगा तो वह अंततः क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दूसरा ये ये किस सिद्धांत के अनुसार है, चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत के अनुसार। चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत किसने दिया था, तो तीसरे पॉइंट में ये आ जाएगा इनका नाम, भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको एस चंद्रशेखर भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट ये कि 1983 में इन्हें चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत के कारण ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 4 पॉइंट था मात्र। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है। तो देखिए दर्पण से क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है, तो दर्पण जो चैप्टर है एक तरह से महत्वपूर्ण है, इस पर रिस्क नहीं लेना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। देखिए अभी थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे इसमें। क्वेश्चन क्या पूछा कि कार के पीछे आने वाले यातायात को, यानी कि अगर हम कार चलाते हैं तो पीछे कौन कौन सी गाड़ी आ रही है इसको देखने के लिए कौन से दर्पण का हम उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं उत्तल दर्पण का, अवतल का क्यों नहीं करते हैं, समतल का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण में एक खास गुण होता है, पता है क्या होता है, उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु छोटा दिखती है और ज़्यादा क्षेत्र में दिखती है। तो जब आप देखेंगे कार उड़ के शीशे को तो देखेंगे अपना भी शक्ल देखेंगे दूर से तो छोटा हो जाता है और ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती है दिखाने के लिए। तो इसीलिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके शीशे में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि हमें उसका जो दृष्टि क्षेत्र हो ज़्यादा दिखे पीछे और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दिखे, तो छोटे क्षेत्र में ज़्यादा दिख जाएगा, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब इससे संबंधित कुछ कुछ बातें हैं। 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब उल्टा बनेगा तो क्यों देखेगा, अगर मतलब गाड़ी में लगा लेंगे पीछे शीशा वो उत्तल दर्पण वाला और उसके बाद पीछे देखेंगे तो उल्टा बनेगा, तो सब वैसे तो होता नहीं, उल्टा तो बनता नहीं है वैसे। तो वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है और आभासी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है उत्तल दर्पण का, तो ये तो अभी हमने बताया। सड़क में परावर्तक लैंप, अच्छा सड़क में जो लैंप वगैरह भी लगाते हैं ना, जो स्ट्रीट वो सड़क वाला लाइट, रोड लाइट, तो उसमें भी ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसको अपसारी भी कहते हैं। अपसारी क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये अधिक फैलाव वाले तल को देता है, मतलब फैलाव का मतलब ये हुआ कि फैला देता है चीज़ों को, इसीलिए तो सड़क वाले लैंप में यूज करते हैं इसको, जो लाइट लगा रहता है सड़क पर, क्योंकि वो रोशनी को फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी भी कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आया था, अभी तक देखिए क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया, अवतल दर्पण से भी क्वेश्चन आ चुका है, समतल दर्पण से भी क्वेश्चन आ चुका है। समतल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि समतल दर्पण का यूज हम करते हैं आईना में यानी लुकिंग ग्लास में, पेरिस्कोप में और कैलेडोस्कोप में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये था कि इसका पूरा प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में देखना हो तो अगर मुझे अपना या आपको अपना देखना हो समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब, तो आपके हाइट का आधा हाइट का कम से कम समतल दर्पण होना चाहिए, तब पूरा पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा, मतलब पूरा पूरा आपका चेहरा वहाँ दिख पाएगा। तो ये हो गया समतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब आप कमेंट बॉक्स में उसका कोई 2 यूज बताइए अवतल दर्पण का, कहाँ कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्या में वही बातें लिखी हुई है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था, और किस लिए दिया गया था, तो इसको दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछ चुका है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया गया था। ठीक है, अब देखिए एक 65 में क्या पूछ रहा है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए कुल मिला के कहानी क्या है, वैसे तो फैक्ट के तौर पे याद रखिए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में, इसलिए खाना कम समय में तैयार हो जाता है। ठीक है, होता यह है कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो बाष्प बनेगा तो उड़ेगा, तो प्रेशर कुकर में उड़ पाता है, नहीं उड़ेगा, क्योंकि कुकर का ढक्कन होता है, कुकर का ढक्कन रहता है तो उड़ नहीं पाता है। अब होता क्या है, जल का दबाव बढ़ जाता है, वहाँ पर दबाव बढ़ जाता है, मतलब वायु दाब, जल का बोल रहा हूँ, वायु का जो दाब है वो बढ़ जाता है वहाँ पर, मतलब इतना बढ़ जाता है कि कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना हो जाता है। जो जिस कमरे में अभी हम हैं, आप या मैं, उसमें जितना वायु दाब है, वायु का दबाव, वायु ऊपर से जितना दबाव डाल रहा है उससे 2 गुना हो जाता है प्रेशर कुकर में दबाव। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो
पानी उबलता, जो पानी उबलने की जो, क्योंकि दाब बढ़ने पर क्या होता है, उबलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा फिर चाहिए होता है। तो 120 डिग्री टेम्परेचर पर फिर उबलता है। अब सोचिए 100 डिग्री में पानी उबल जाता है, अब उस 100 का 120 डिग्री हो गया तो खाना तो जल्दी उबल ही जाएगा ना, 120 डिग्री बन जाता है वहाँ पे। तो यही बात सिर्फ ध्यान रखना है। वैसे इतना ना समझ में आए तो कोई तनाव नहीं लेना है, बस याद रखना है क्वथनांक बढ़ जाता है क्वथनांक बढ़ जाने के कारण भोजन जल्दी पक जाता है। अब नेक्स्ट, वैसे बार बार जब भी आएगा मैं बोलता रहूँगा, तो ऐसे भी बार बार सुनते सुनते तो याद आ ही जाएगा और समझ में भी तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए, वैसे तो अनंत बनेंगे। देखिए व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, दो समानांतर समतल दर्पणों के, समतल दर्पण के बारे में बोल रहा है। अब जबकि हमने 3 तरह के दर्पण पढ़ लिए हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तो बात अभी हम कर रहे हैं समतल दर्पण के बारे में। तो दो समानांतर यानी कि समान अंतर पर समतल दर्पणों के बीच यदि किसी प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। अब वो एक दूसरे को बनाएगा, फिर दूसरा तीसरे को बनाएगा, तीसरा चौथे को ऐसे बनाता ही रहेगा, इसलिए अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है। अच्छा, समतल दर्पण के बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर एक वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहिए तो कम से कम कितना बड़ा समतल दर्पण होना चाहिए। तो जितना बड़े वस्तु का अगर हम दर्पण में प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, उस वस्तु के हाइट का आधा हाइट का कम से कम होना चाहिए। यानी कि अगर 2 मीटर का अगर वस्तु है देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, तो 1 मीटर का समतल दर्पण होना चाहिए ऊंचाई में। एक ये पढ़े थे, उसके बाद 3 यूज भी पढ़े थे, कहाँ कहाँ याद कर लीजिए मन में कि कौन कौन सी जगह यूज होता है समतल दर्पण का। एक तो लुकिंग ग्लास है, 2 और याद कीजिए, वही तो मेन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है, विकल्प सी हो गया। और शुरुआत इसकी हुई थी 66 से 67 में। और हरित क्रांति का जो मतलब हरित क्रांति का जो जनक कहे जाते हैं विश्व स्तर पर प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, भारत के स्तर पर किसे कहा जाता है हरित क्रांति के जनक, तो आपको तो पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 68, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो सिलिकॉन पदार्थ है। ठीक है, अब सिलिकॉन से कुछ याद आया, अगर आपने वीडियो देखा होगा पहले का तो आपको जरूर याद आ रहा होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हमने चर्चा की थी और ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम पहले से हमें तो याद ही है, बस एक बात और याद रखना कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब 2015 का भी समाप्त हो गया, लेकिन जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर। यानी कि 3 प्रश्न सेट के यहाँ पर भौतिक प्रश्न के प्रश्न आपको मिल गए। लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञान, अच्छा भौतिक विज्ञान का प्रश्न है यहाँ पर, लिखा हुआ है पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको नापने के लिए, यानी कि किसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। तो सोलर रेडिएशन को अगर हमें मेजर करना हो तो सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए 2 यंत्र का यूज होता है, एक तो पायर हेलियोमीटर का और दूसरा पाइरैनोमीटर का। तो पाइरैनोमीटर और पाई हेलियोमीटर, देखिए यही बात लिखा हुआ है। सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन को नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, पहला पाइरैनोमीटर और दूसरा पाइरहेलियोमीटर। ठीक है। अच्छा, जो सूर्य से जो सोलर रेडिएशन आता है वो आता है शॉर्ट वेव रेडिएशंस में, और यहाँ से जब पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर जाता है तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में चला जाता है। तो ये ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट था, एक बात याद आया तो मैंने सोचा बोल दूँ। अब देखिए 62, मानव शरीर का समान तापक्रम अगर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसके बराबर सेल्सियस में क्या होगा। तो देखिए एक फार्मूला है जो आपको याद रखना ही होगा। अब इसको जैसे ही बना लीजिए, लेकिन फार्मूला मुख्य रूप से यही है कि फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5 माइनस डिवाइड 9। देखिए मैं आपको पेन यूज करके थोड़ा सा बताता हूँ, कहाँ गया, हाँ, एक होता है ना मैथमेटिकल ऑपरेशन में, एक प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। ये बात तो पता ही होगा। अब इसमें से ना प्लस का कोई काम नहीं है इस फॉर्मूले में, तो प्लस तो ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या है, -32 है, f -32 हो गया, 32 है माइनस में। मल्टीप्लाई भी कुछ करने का है तो मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करने का है। ठीक है, और
डिवाइड भी करने का है, 9 से डिवाइड करने का। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके अगर इसको पढ़ लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें याद रहेगी। तो कुल मिलाकर के 98.4 माइनस 32 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे और 9 कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और अगर इतना नहीं याद आ रहा है तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो ये बस याद ही रख लीजिए कि 36.89 यानी कि 37 के आसपास है, ठीक है। तो 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है समान तापक्रम। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? बताइए कितनी मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगी, शून्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी में होता ही नहीं कैलोरी ऊर्जा, कैलोरी फ्री आहार है एक तरह का, तो इसलिए शून्य मिलेगा। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, कैलोरी से मुझे याद आया, जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था, कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ है। आपको तो पता ही होगा, मैं सिर्फ रिवीजन करा देता हूँ। तेंदुलकर समिति जब आई थी ना, तेंदुलकर समिति ने तो क्या किया था, तो बोला कि भाई शहर में जो 23 रुपये तक मतलब कमा रहा हो, खर्च कर रहा हो, और गांव में 27 रुपये तक, तो वो गरीबी रेखा में नहीं है। तो बहुत आलोचना हुई। तो खैर वो सब छोड़ दीजिए। तेंदुलकर समिति से पहले क्या होता था, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता था? कहा गया कि कैलोरी के आधार पर होगा। अगर गांव में कोई व्यक्ति रह रहा है और उसको 2400 कैलोरी उसको मिल रहा है, पूरा कर रहा है ऊर्जा, तो वो गरीबी रेखा में नहीं रहेगा। यानी कि 2400 कैलोरी अगर उसको ऊर्जा नहीं मिलता है तब वो गरीबी रेखा में रहेगा, ऐसा बात हुआ, इसको ऐसे बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर शहरों की बात करें तो शहर में रहने वाला व्यक्ति को अगर 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है एक दिन में बात हो रहा है, तो वो गरीबी रेखा में आएगा। तो गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी अगर ऊर्जा नहीं मिल पा रही किसी व्यक्ति को, तो गरीबी रेखा में आता था तेंदुलकर समिति से पहले, ठीक है। अब वैसे याद रखिएगा, कैलोरी फ्री आहार होता है पानी, ठीक है ना। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 वाला में, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद आ ही रहा होगा आपको। तो मृग मरीचिका का कारण पूछे तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आकाश का नीला रंग किस लिए होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। अब देखिए, पता है क्यों होता है नीला रंग? चलिए व्याख्या पढ़ देते हैं, फिर लास्ट में शॉर्ट मतलब कंसाइज कर दूंगा। देखिए, व्याख्या में 3 पॉइंट है। पहला है, जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या छितरा दिया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, अगर प्रकाश किसी कण से टकराएगा तो या तो उसके आर पार हो जाएगा, नहीं तो उसके द्वारा परावर्तित हो जाएगा, नहीं छितरा जाएगा इधर से उधर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्ण हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैगनी, जामुनी एवं नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है। यानी जो सूर्य में लाल रंग का जो अंश है ना, तो वो प्रकीर्णन नहीं होता है, उसका मतलब फैलाव नहीं होता है, ज़्यादा छितराता नहीं है इधर से उधर, और वो सीधा आ जाता है पृथ्वी पर। लेकिन इसके अलावा और जो भी रहते होते हैं, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला जो होता है, तो ये प्रकाश जो है ये फैलता है, मतलब प्रकीर्णित होता रहता है। इसी के कारण क्या होता है, हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 65, नैनो प्लग संबंधित है। तो नैनो प्लग एक छोटे सुनने के यंत्र को बोलते हैं। हेयरिंग एड होता है, हियरिंग एड सुनने वाला, तो उसको अत्यंत छोटा होता है, ये सुनने का यंत्र होता है जिसको नैनो प्लग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। देखिए फिर आ गया, तो ये दर्पण एकदम महत्वपूर्ण है। तो कौन सा होता है रोगियों को दांत देखने के लिए? तो दांत का डॉक्टर देखेगा अगर, तो अवतल दर्पण का यूज करेगा। दांत का, नाक का, कान का, ये सब जो डॉक्टर है ये देखेगा तो अवतल दर्पण का यूज करेगा, ठीक है। पता क्यों करता है? क्योंकि अवतल दर्पण ना चीज़ों को बड़ा कर देता है। जैसे उत्तल दर्पण के बारे में हमने देखा था कि वो चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, तो इसीलिए, और बड़े क्षेत्र को देखता है, तो इसलिए तो कार में यूज करते थे उत्तल दर्पण का, मतलब कोई भी परिवहन के सोर्स पे, जैसे कि कार हो गया, बस हो गया। लेकिन अवतल दर्पण क्या करता है? चीज़ों को बड़ा कर देता है। दांत का डॉक्टर, अब अंदर दांत है, अब छोटा सा दांत है, उसके अंदर कहाँ कैविटी, कहाँ कीड़ा है, तो चीज़ों को बड़ा कर देने वाला कुछ चाहिए तो अवतल दर्पण में देख लेता है उसको। अच्छा, दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का यूज होता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। उसके अलावा हेड लाइट और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका तो आंसर बी हो गया। अब थोड़ा थोड़ा पहले जो पढ़े थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसका यूज 3 जगह होता है, आईने में यानी लुकिंग ग्लास में, पेरियोस्कोप में, कैलिडोस्कोप में होता है, ठीक है।
अच्छा, पूरा प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में देखना है तो जितना साइज है देखने वाले, मतलब अगर एक वस्तु का अगर कोई प्रतिबिंब देखना है आपको पूरा पूरा, ठीक है, तो उसका आधा साइज का कम से कम समतल दर्पण होना चाहिए, ये बात था। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, उत्तल दर्पण के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं, जब उतना रिवीजन हो गया तो ये भी देख लेते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण का सबसे पहले तो यूज, इसका यूज ध्यान रखिए, कार में कोई भी गाड़ी में उसको बैक देखने के लिए यूज किया जाता है, बैक साइड ट्रैफिक को। तो प्रतिबिंब इसका आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। दूसरा, हमने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि दृष्टि क्षेत्र इसका ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा बड़े क्षेत्र को ही दिखा पाएगा, क्योंकि छोटा दिखाता है तो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र को भी दिखा देगा। और इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फैलाता है, चीज़ों को फैला देता है, इसीलिए अपसारी कहते हैं। और जो सिकोड़ देगा उसको अभिसारी कहेंगे। तो इसी से समझ लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिकोड़ देता है चीज़ों को। उल्टा जो भी उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे ना, लगभग सब चीज़ उल्टा है अवतल दर्पण के बारे में। तो सड़क में जो प्रवर्तक लैंप होता है तो उसमें भी हम मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और क्वेश्चन है लगता है, फिर से देखिए, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? तो देखिए, पहले तो समझ लीजिए, अगर चश्मा लगा हुआ है, अगर आप सुन रहे हैं वीडियो, आपका चश्मा लगा हुआ है, आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती है और नज़दीक वाली दिख जा रही है, तो समझ लीजिए आपको, या अगर मुझे है तो मुझे मायोपिया है, ठीक है। तो ये तो अपने ऊपर लागू करके देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है। लेकिन दूर की स्थिति अगर पूछता है नहीं देख सकता है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ठीक है ना। अब मायोपिया जिसको हो जाएगा, यानी कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा, तो उसका उपचार क्या है? उसका उपचार है कि वो अवतल लेंस लगाए। लेंस बोल रहा हूँ, दर्पण नहीं। कभी कभी इसमें भी कंफ्यूज कर देता है, बोल देगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और चारों में से एक चुनिए, तो इसमें भी गड़बड़ हो जाता है। मतलब मेरे से हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से याद है मुझे। तो उपचार इसका अवतल लेंस में होता है, ध्यान रखना है मायोपिया का। और ऐसा क्यों होता है कि नज़दीक की वस्तुएं मायोपिया में दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है स्पष्ट रूप से? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के आगे बनने लगता है। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि मायोपिया में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे नहीं, रेटिना के आगे बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आता है बार बार, एक समान व्यक्ति जो है, मतलब जिसको कोई दोष नहीं है आँखों में, तो न्यूनतम दूरी वो कितना स्पष्ट रूप से देख पाएगा? 25 सेंटीमीटर देख पाएगा। तो ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो सुनने में अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। धन्यवाद।